हमारे साथ इतिहासकार हैं हिलाल अहमद हमारे साथ हैं। अब हिलाल साहब, आप इसलिए हैं कि आपका एक लेख पढ़ा कि 50वीं सालगिरह जब मनाई गई थी तो हमें याद आया कि अच्छा 75 से पहले भी सालगिरह मनाई जाती थी। वो याद करने का क्या मकसद था आपका जब 1991-92 में जब ये 50वीं गोल्डन जुबली मनाई गई? हाँ, नहीं, पहले छोटी सी एक बात कह दूं कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहासकार नहीं हूँ। एक ही बात हुई, ट्रेंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट और प्राउड पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ठीक है। हाँ। देखिए, 50वीं सालगिरह जो आपका इंट्रो है वो अपने आप में बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल उठाता है और उसमें से एक अहम सवाल ये है कि क्या इतिहास को हम इस तरह देखें कि आखिर एग्जैक्टली इस डेट को क्या हुआ था और किसने क्या किया था, और दूसरा ये है कि इतिहास को हम अपने समकालीन दुनिया में लेकर आए और उन सवालों को उठाएं कि आखिर समकालीन जब नज़र से हम इतिहास को देखते हैं तो उसमें से कौन सी ऐसी धारणा है, कौन सा ऐसा विश्वास है जिसको कि हम आज चरित्रार्थ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना चाहिए। लेकिन पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जो कि 1992-93 की घटनाओं पर आधारित है। जैसे ही चुनाव हुए 91 में, तो कांग्रेस उस समय में हमें याद करना चाहिए वो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जमाना था। नरसिम्हा राव की सरकार थी। हाँ, तो राजीव गांधी का जो बाद में जेएमएम रिश्वत कांड भी हो गया, एसेसिनेशन हो चुका था। तो वैसे समय में अपने आप को सबसे बड़ा आंदोलन का प्रतीक बताने का काम शुरू किया कांग्रेस ने। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी का ये काम था कि आप जो है ये तय करेंगे कि सेलिब्रेशंस कैसे होंगे। उन सेलिब्रेशंस में जो रेजोल्यूशन पास हुए, इस बीच में बहुत दिलचस्प किस्म से जो फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन है वो आ गई और उसने कहा कि आप दरअसल जो इंडिया गेट का मैदान है इसको अगस्त क्रांति पार्क घोषित कीजिए। इस पर कुछ संस्थाओं ने आपत्ति की कि क्रांति शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं है और ये अपने आप में लोगों के जज्बातों को बढ़ाएगा। तो इसके ऊपर फिर ये निर्णय सरकार पर छोड़ा गया और सरकार ने कहा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको अगस्त क्रांति पार्क का नाम ही घोषित करेंगे। और बहुत दिलचस्प ये है मामला कि पहला कार्यक्रम उसी दिन हुआ बंबई के मैदान में, दूसरा लाल किले पर, और शाम को एक छोटा सा तख्ती अगस्त क्रांति पार्क के नाम से इंडिया गेट के पीछे लगा दी गई। अभी भी लगी हुई है? देखना पड़ेगा, उसमें काफी मिट्टी विट्टी चली गई होगी। वैसे तो वो दिखता नहीं है और ये कहा गया कि ये राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया गया। अगले दिन जो 11 तारीख को लोकसभा में बहस हुई, उस बहस में चंद्रशेखर ने यह सवाल उठाया कि मैं वहां गया था जब आपके मंत्री महोदय उसको राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे और उस समर्पण के समय में उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जिक्र किया और उन्होंने कांग्रेस को उसका सही उत्तराधिकारी बताया 1942 के आंदोलन का, और इसीलिए उन्होंने इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आपने लोहिया का नाम नहीं, जो एग्जैक्ट डिबेट आज हमने संसद में देखी है, एग्जैक्टली इसका एक रेप्लिका हम 1992 की 11 अगस्त को भी देख चुके हैं। बिल्कुल यही बातें हो रही थी कि ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। सवाल फिर वही, मैं वापस जिस चीज से मैंने शुरू किया था उस पर आता हूं कि क्या हम ये सोचें कि क्या हुआ था, हम इतिहास में जाएंगे, हर किसी के पास अपने अपने स्रोत होंगे, स्रोत की अपनी अपनी समझ होगी और समझ के साथ एक नई कहानी बनाई जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि अपने समकालीन सवालों को हम इतिहास में लेकर जाएं। इतिहास एक ऐसी लेबोरेटरी है जिसमें हमारे राजनीतिक सवालों का जवाब मिल सकता है और अगर हम वहां पर लेकर जाएंगे तब हमें इस बात से ये जवाब मिल सकते हैं, इंडिकेशंस मिल सकते हैं, इशारे मिल सकते हैं कि हम अपने आज के सवालों को कैसे देखें। अब जब ये हम दोबारा जाने के पीछे इतिहास में बात करते हैं, वो भी दो तरीके की हो सकती है। एक राज्य के द्वारा पीछे जाना और एक जनता के द्वारा पीछे जाना। राज्य के द्वारा पीछे जाना बहुत दिलचस्प है पिछले 50-70 सालों में इस देश में। जैसे आजादी के फौरन बाद जब पटना में राजनीतिक हिंसा हुई विद्यार्थियों की, तो नेहरू ने कहा यह राजनीति नहीं है, राजनीति का मतलब है राष्ट्र निर्माण। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप सरकार का साथ दीजिए, अगर आप सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं तो ये तोड़फोड़ है, राजनीति नहीं है, ये नेहरू कह रहे हैं। 1975 के ज़माने में जब इमरजेंसी लगी और उससे पहले भी इंदिरा गांधी अब गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर आप राष्ट्र, या तो आप हमारे साथ हैं या आप राष्ट्र विरोधी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब जब प्रधानमंत्री का जो अभी मैं सुबह पढ़ रहा था संकल्प से सिद्धि, इसके अंदर भी जो उनका विज्ञापन है, इससे पहले उनकी मन की बात है और मन की बात में वो जैसे आपने कहा कि वो बड़ा फ्रीली गांधी का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। संघ की तरह उनमें अकुलाहट नहीं है, वो अटकते नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कही अभी कि हमको जब मन की बात वाला कार्यक्रम में कि हमें डू और डाई, करो या मरो वाली बात नहीं करनी है, हमें ये करना है, कैसे करना है
इस पर अस्पष्टता है। तो सरकारें जब आपसे कहती हैं कि आंदोलन को याद करो, तो वो कहती हैं कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे ना। जरूरी है कि हम अपने नए आने वाले वर्षों के उद्देश्य जो हम 15 अगस्त को भी घोषित कर सकते हैं, पहले भी घोषित वो सरकारी याद है, या जैसे जीएसटी पास कर सबको उसी पर चिपका दिया जाए, जरूरी है क्या? 9 अगस्त 1942 को अगर हम याद कर रहे हैं तो कम से कम पीछे की तरह की घटनाओं का ही समग्र रूप से याद कर लें फिर। हाँ, लेकिन पीछे की घटनाओं को याद करने में, जैसे मैंने कहा कि घटनाओं में विरोधाभास हो सकते हैं। जैसे अभी आज येचुरी कह रहे थे कि जरूर इन्होंने भी भाग लिया था। हाँ, सताराम नाना पाटिल का उदाहरण दे रहे थे, गोपालन साहब का उदाहरण देने लगे। ठीक है, और बहुत सारे। लेकिन इतना गिल्ट क्यों है? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि उस पार्टी ने, जो सीपीएम पार्टी थी तब येचुरी नहीं चला रहे थे, वो क्यों नहीं कह सकते हैं आज के समय में खड़े होकर कि तब पार्टी ने ये समझा था कि उस वक्त हिटलर के फांसीवाद से लड़ना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली देखिए, और फांसीवाद का सवाल तो आज भी ये पार्टी उठाती है, तो इसका सामना क्यों नहीं कर सकती? इससे क्या हो जाएगा? देखिए, इसलिए क्योंकि 1942 से 47 के बीच में ये संभव था कि आप एक चीज का फर्क हमें करना चाहिए, एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया और एक है आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जब आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आपकी कुछ चीजें होती हैं जो आपको कवर कर लेती हैं, जिसके भीतर आपको ऑपरेट करना है। और ये इस देश के संविधान का और इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने एक्सट्रीम लेफ्ट यानी उस जमाने की सीपीआई और एक्सट्रीम राइट यानी हिंदू महासभा और जनसंघ, उनको ये तकरीबन फोर्स कर दिया 52 तक आते आते कि आप चुनाव लड़िए। और आज तक आते आते ये उस लेवल पर ले आए जब आपको ये गिल्ट लगता है कि दरअसल हमने जो फैसला सीपीआई ने, अनडिवाइडेड सीपीआई, उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, वो उसको उस तरह से इवोक नहीं कर सकते, उस तरह से उसको याद नहीं कर सकते जिस तरह से वो आज तो रख सकते हैं ना कि उस वक्त के नेताओं का फैसला था, ऐसा था। संघ के लोगों को भी आज इस तरह अखबारों में लेख छप रहा है। इतना एक गिल्ट जैसा पकड़ लिया है, या फिर प्रधानमंत्री भाषण नहीं देख रहे थे कि आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, उस वक्त अब बीजेपी नहीं थी बीजेपी, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है? आरएसएस था, ठीक है, वो पूछा जा सकता है कि क्या आरएसएस के लोगों ने तब ये फैसला लिया, क्यों फैसला लिया? तो ये नेता अपने चुनाव दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आपने लोहिया का नाम नहीं लिया, आपने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन खुद भी अपना जहां नहीं है वो नहीं बोलते हैं। तो इतना गिल्ट क्यों है? अगर वो बोल ही देंगे कि नहीं थे तो क्या फर्क पड़ जाता है? देखिए, हमारे यहाँ पर जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि राजनीति में इतिहास का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि इतिहास एक बहुत अच्छी चीज है और उसमें कुछ महापुरुष हुए थे, तो उन महापुरुषों के आदर्शों को हम लेकर चल रहे हैं। जब हम आदर्शों की बात करते हैं तो दरअसल हम आदर्शों की बात नहीं करते हैं, हम उन्हें सिंबल बना लेते हैं। हमारे लिए गांधी एक प्रतीक है, गोलवरकर उस जमाने में हेडगेवार होते थे, संघ के लिए वो एक प्रतीक है, सीपीआई के लिए जोशी एक प्रतीक बन सकते हैं। ये प्रतीक बन गए हैं। इन्होंने क्या कहा, क्या किया, उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। उनकी दिलचस्पी बुनियादी तौर पर इस बात में है कि इन प्रतीकों का इस्तेमाल आज कैसे किया जाए। तो गांधी को आप कांग्रेसी साबित करने पे तुले, जबकि 36 से गांधी कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है। ठीक है, हेडगेवार की जो पोजीशन उस जमाने में थी, क्योंकि भारत आजाद तो हुआ नहीं था, संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी, तो उस जमाने में इस क्लैरिटी के साथ यहां पर देखिए दो बातों की जरूरत है, एक पॉलिटिकल क्लैरिटी और दूसरा पॉलिटिकल मैच्योरिटी। तो ना तो हमारे यहाँ क्लैरिटी है और ना मैच्योरिटी है। और जो स्तर है, अगर आप देखें पिछले 5-6 सालों में, बल्कि 10 सालों में, जो राज्यसभा लोकसभा में जो बहस होती है उसका इंटेलेक्चुअल स्तर इतना गिर चुका है कि कई बार फैक्चुअल एरर्स होते हैं। ऐसे फैक्चुअल एरर्स आपको सन 60-70 या उससे पहले वाली बहस में नहीं देखने को मिलेंगे। तो ना तो क्लैरिटी है और ना ही आप में मैच्योरिटी है कि आप फेस कर सकते हैं। दर्शक जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में आजकल ज्यादा लोग उसमें एनरोल्ड हैं, साक्षरता अभियान से भी ज्यादा, तो फिर भी कई लोग जानना चाहते हैं अब ये जो लड़ाई है इसका क्या एक इतिहासकार जो इतिहास को पढ़ता है उसका क्या समाधान किया जाए कि मेरे इलाके का इतिहास इसमें नहीं है, तो कौन सा किताब लिखें जिसमें सारे इलाके का इतिहास, हर आदमी का इतिहास उसमें आ जाए और एक 1942 की किताब बन जाए? इतिहास का सबसे सही लिखने का तरीका जो है वो ये है कि आप उसको टेंटेटिव रखिए। आप ये बताइए कि ये मेरी समझ है। गांधी जी की किताब है हिंद स्वराज, और गांधी जी की बाकी तमाम राइटिंग्स जितनी भी गांधी जी ने लिखा, गांधी जी ने बहुत लिखा है और अपनी हर चीज को नकारते चले गए। और कहते थे कि अगर आपको मेरी 2 लेख मिले तो जो पीछे वाला लेख हो, पिछली डेट का, अगली डेट का डेट को आप उसको सही मानिएगा और पहले वाले को भूल जाइएगा। लेकिन हिंद स्वराज ऐसी किताब है जिसको गांधी 1909 में लिखी थी और अपने मरने के समय तक गांधी ने कहा कि मैं इसमें एक शब्द भी परिवर्तन इसके अंदर नहीं करना चाहता। इस किताब में गांधी इतिहास के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इतिहास का मतलब केवल लड़ाइयों का जिक्र नहीं है, बल्कि जिस तरीके से इतिहास लिखा जाता है उसमें सोल फोर्स यानी हमारी आत्मा की जो शक्ति है,
उसके लिए कोई जगह नहीं होती है, इस तरह के इतिहास में उसके लिए कोई जगह नहीं होती है। तो इसलिए क्या बेहतर है हम उसको महसूस करें, इतिहास को करके दिखाएं। तो गांधी के पूरे जो जेस्चर हैं, गांधी कभी भी इतिहास में नहीं जाते थे, गांधी ने कोई इतिहास नहीं लिखा, लेकिन उसको अपनी बॉडी पर करके दिखाया। गांधी की पोशाक से लेकर गांधी के हर एक एक्ट जो है वो ऐतिहासिक। आज ही हमने एक चैनल पे किसी को बोलते सुना कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने विरोध किया था, आरएसएस ने विरोध नहीं किया था। तो आप हिंदू महासभा ने विरोध किया था, लेकिन हिंदू महासभा से जुड़े हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सेलिब्रेट करते हैं, और जब सेलिब्रेट करते हैं तो बताते नहीं कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। तो क्या किया जाए, मतलब इसका कोई संतुलन हो सकता है या छोड़ दिया जाए? क्योंकि ये सब आइडिया बहुत अच्छा है कि इससे आप बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते हैं, कहीं भी किसी इलाके में जहां चुनाव होने वाला है, इतिहास के जैसे सामंता साहब का नाम लिया मैंने, या हो सकता है कि एक दिन पूरा पूर्वांचल में चित्तू पांडे को लेकर ही एक चुनाव हो जाए, उसमें कि इनको इतिहास में जगह दिलाना, इसको लेकर मारपीट हो जाए। नहीं, देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि जो गांधी का तरीका है वो ये है कि इतिहास की कड़वी बातों को याद करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उससे सबक क्या लेंगे, आप अपनी राजनीति में उसके लिए क्या सबक ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ना तो हमारे पास में बौद्धिकता है और ना ही सफाई देने की ताकत है। देखिए, आपके पास में अगर तर्क होगा तो आप राजनीति कर लेंगे। गांधी के पास तर्क है कि मैंने गलती की थी, आज मैं उस गलती को सुधार रहा हूं और मैं अच्छी तरह सुधार रहा हूं। ये एक्सेप्टेंस की ताकत होनी चाहिए। वो मुझे नहीं लगता कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में ऐसी संभावना है। दूसरी बात जो आपने ये हिंदू महासभा और आरएसएस के बारे में कही, ये बहुत दिलचस्प है। पहली बात तो ये कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक कोalition सरकार चलाई है बंगाल में, दोनों ने मिलकर, और दोनों उसके अंदर भागीदार थे। और बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, और उनके बहुत सारे ऐसे उसी कोalition सरकार में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि आखिर इस आंदोलन को जो 1942 का है उसको कैसे कुचला जाए, और पूरा सिस्टमैटिकली प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो सच ये है, ये एविडेंस है, ये एविडेंस है। इस एविडेंस को लेकर क्या आज जो हिंदू महासभा है वो अपने आप को इतना उसमें उतनी ताकत है कि वो इसको फेस करे और कहे कि वो उस जमाने की बात थी, आज हम जो बात कर रहे हैं वो अलग है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरी बात संघ के बारे में है। देखिए, संघ जो है उसके काम करने का तरीका अलग रहा है हमेशा से। तो ये एक बात मैं मानता हूं, और ऐसे बहुत सारे दस्तावेज मेरी नजर से गुजरे हैं जिसमें ये बात है कि हिंदू महासभा और संघ में अंतर है, जो कि रहा भी है अंतर। और ये अंतर हमें बाद के दिनों में भी लगता है कि जब सन 52 से लेकर 57 तक जो है, आज भी है, 52 से 57 तक जनसंघ जो कि संघ की पॉलिटिकल पार्टी थी और हिंदू महासभा आमने सामने चुनाव लड़े बहुत सारी जगह पर। तो हिंदू महासभा के खिलाफ संघ का चुनाव लड़ना अपने आप में दिखाता है कि दोनों में मतभेद है। लेकिन जब व्यापक हिंदुत्व की बात होती है तो उसमें संघ जो है वो सावरकर को भी अप्रोप्रिएट कर लेता है, जैसे हिंदुत्व शब्द। गोलवरकर की किताब है बंच ऑफ थॉट में हिंदुत्व शब्द है ही नहीं। लेकिन बाद में जैसे ही हम आते हैं, जैसे हिंदुत्व का जजमेंट आता है 1996 में, वैसे ही सब हिंदुत्ववादी हो जाते हैं। ये अंतर तब क्यों नहीं आता जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हिंदुत्व जो है वो हमारा सिद्धांत नहीं है? ऐसा क्यों है? जबकि वो सिद्धांत तो सावरकर का है जिसके खिलाफ आप कह रहे हैं, और संघ के जो भी प्रवक्ता हैं आजकल वो लगातार इस बात को कहते हैं कि हिंदू महासभा अलग है, हम अलग हैं। लेकिन ये जो हिंदुत्व का नारा है वो तो हिंदू महासभा का था। तो सवाल ये उठता है, पर इसी सवाल से मैं जानता हूं कि कोई आजीवन राष्ट्रवाद की तो अवधारणा नहीं होती है, ठीक? तो जिस तरह से कम्युनिस्टों ने अलग रहने का फैसला किया, उनका एक लक्ष्य था, तो एक सुविचारित फैसला था। तो संघ का भी होगा सुविचारित फैसला जिससे कोई सहमत नहीं हो सकता है। उस वक्त अलग अलग राजनीतिक धाराएं अपनी अपनी जगह बना रही थी, तो सबसे क्यों उम्मीद किया जाए कि सब एक ही लक्ष्य की तरफ, जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे, उसी तरफ सबको बढ़ना चाहिए? ऐसा आज गिल्ट लेकर जीने की क्या जरूरत है? इसका आधार ये है कि जैसे इसीलिए जो भारत में राजनीतिक विमर्श 1950 के बाद पनपा, उसके अंदर ये था कि आपको संविधान की मर्यादा और राष्ट्रीय आंदोलन की मर्यादा को मानना पड़ेगा। और संविधान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन से निकला हुआ है। आप भारत के संविधान को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से तो अलग कर नहीं सकते। और उसमें कितना महत्वपूर्ण आंदोलन हो जाए जिसमें कि आपकी भागीदारी नहीं है, तो आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी कि संविधान के साथ अपने आप को कैसे एसोसिएट करेंगे? तो वो गिल्ट है। तो उस गिल्ट के साथ आप में, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि आपके पास में क्योंकि राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, आप कह सकें कि उस समय हमारी विचारधारा अलग थी, आज हम इसके हिस्से हैं। ये खूबी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी में है। नरेंद्र मोदी कई मामलों में
संघ से भी अलग दिखाई देते हैं, जनसंघ से भी अलग दिखाई देते हैं और बहुत सारे मामलों में बीजेपी से भी अलग दिखाई देते हैं। ये क्लैरिटी नरेंद्र मोदी में है, लेकिन ये क्लैरिटी मुझे लगता है कि ना तो संघ के पास है अभी, क्योंकि अभी तक वो ना तो बंच ऑफ थॉट को अलग कर सकते हैं अपने आप से, ना हिंदुत्व को अलग कर सकते हैं। तो जो ग्रेजुअल, जैसे एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, सन 60 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया था संघ ने, जिसमें कुछ मंदिर उन्होंने वापस मांगे थे, उसमें राम मंदिर नहीं था। उसमें नहीं था? नहीं। ठीक है, एक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं हिलाल से।